तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से। पार्ट 3 में हम 101 से लेके 130 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है भाई। ये मार्च महीने के हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका लेवल क्या है? लेवल है डिफिकल्ट। First statement is the polluter pay principle was first recommended by the European Union in 1972. No, it is first recommended by the Organization of Economic Cooperation and Development, OECD ने पहली बार इसको रिकमेंड किया था। सेकंड है, महाराष्ट्र एंड केरला have three wetlands which are deemed to be of international importance under the रामसर कन्वेंशन। बिल्कुल सही है। केरला के अंदर अस्तामुडी वेटलैंड है, ठीक है ना। केरला के अंदर अस्तामुडी वेटलैंड, ठीक है। और कौन कौन सा वेटलैंड है? अस्तामुडी वेटलैंड है, वेनबांध वेटलैंड है, वेनबांध वेटलैंड, और कौन सा वेटलैंड है? और है सस्तम कोटा वेटलैंड। ओके, और हमारे पास महाराष्ट्र में कौन सा वेटलैंड है? अपने पास नदूर मंदेश्वर और थाने क्रीक और लोनार लेक, ठीक है। लोनार लेक इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के अंदर लोनार लेक हो गया, ओके, लोनार लेक हो गया, क्रीक आ गया, दैट इज थाने क्रीक। और तीसरा नंबर का कौन सा है? नदूर मंदमेश्वर वेटलैंड। ये इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ करेक्ट। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन हमसे पूछा है करेक्ट बताना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 2 ही है। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 102 है विद रिस्पेक्ट टू पैरोल की बात करें जो कि न्यूज़ में था हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरोल, ठीक है। लेवल क्या है? डिफिकल्ट है। हमको बताना क्या है? करेक्ट बताना है। इट इज़ द राइट ऑफ द प्रिजनर। क्या ये पैरोल एक राइट है प्रिजनर का? गलत है भाई। इट इज़ नॉट अ राइट ऑफ अ प्रिजनर, है ना। द सेंटेंस ऑफ द कन्विक्ट गोज अलॉन्ग विद द पैरोल पीरियड। देखो पैरोल होता क्या है? पैरोल में ना प्रिजनर को रिलीज किया जाता है, ठीक है। क्यों? अच्छा बिहेवियर कर रहा है भाई, है ना। सब्जेक्ट टू बिहेवियर इसको रिलीज किया जाता है ना। और सेकंड बोल रहे सेंटेंस ऑफ द कन्विक्ट गोज अलॉन्ग विद द पैरोल पीरियड। नो, इसमें इसको सस्पेंशन दिया जाता है ना। सस्पेंशन मतलब एक वीकेंड टाइप का है, जाओ घूम के आओ, वीकेंड तुम अच्छे काम करे तो वीकेंड जैसा, है ना। तो इसमें जो सेंटेंस है वो साथ साथ नहीं चलता। साथ साथ किस में चलता है? फरलॉग के अंदर। देखो फरलॉग इज द राइट ऑफ द प्रिजनर। फरलॉग इज द राइट ऑफ द प्रिजनर मतलब अगर लंबे समय तक आपने किसी व्यक्ति को कैद में रखा है तो उसको आपको जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको छुट्टी दो। और फरलॉग के अंदर क्या होता है? जो डेज होते हैं वो अलॉन्ग विथ फरलॉग चलते हैं। डेज अलॉन्ग विथ फरलॉग चलते हैं, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ पैरोल, ठीक है। तो याद रखना बी और उल्टा कर दिया बी, ऐसे ऐसे रखना बी और बी। तो बिहेवियर के लिए क्या है? पैरोल है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? थर्ड स्टेटमेंट बोलता है पैरोल इट कैन बी ग्रांटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। बिल्कुल सही है। पैरोल को बहुत समय मतलब बहुत बार दे सकते हैं, है ना। स्पेशली डेथ ऑफ द फैमिली मेम्बर, वेडिंग ऑफ द ब्लड रिलेटिव्स। सो दिस इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 103 है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको करेक्ट बताना है। मीडियम मतलब इसका लेवल कैसा है? मीडियम है भाई। No alteration in the boundaries of the tiger reserve shall be made except on a recommendation of the Tiger Conservation Authority and the approval of the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change। बिल्कुल सही है भाई। बट यहाँ तक तो सही है कि रिकमेंडेशन के, बट यहाँ पे अप्रूवल किसका चाहिए? अप्रूवल किसका चाहिए? अप्रूवल चाहिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नॉट ऑफ दी अप्रूवल ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड सेक्रेटरी का अप्रूवल नहीं चाहिए यहाँ पे ना। अपने को अप्रूवल किसका चाहिए भाई? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल चाहिए। नेशनल
बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल चाहिए। सेकंड है प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी टेन्योर। बिल्कुल सही है, 1973 में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर को। उस समय हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बिल्कुल सही है, सेंट्रल स्पेस एंड सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर इसको फंड करते हैं, ये सही हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3, बी इज द करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एबल प्राइस, हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है एबल प्राइस की, जो कि न्यूज़ में था, ठीक है ना। एबल प्राइस, और एबल प्राइस का हमको बताना है करेक्ट क्या है। लेबल क्या है भाई? देखो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए डिफिकल्ट बोलते हैं इसको। एबल प्राइस इज अवार्ड एनुअली टू एन आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल मैथमेटिशियन। एक आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल मैथमेटिशियन को देते हैं क्या एबल प्राइज हर साल? बिल्कुल सही है, जो एक बहुत ही लाजवाब मैथमेटिशियन को मिलता है एबल प्राइज। एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 105 हो जाएगा। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? ठीक है, तो ये प्रीवियस एक क्वेश्चन है, लेवल डिफिकल्ट है, बट आप मैंने प्रीवियसली अभी इसको कवर किया है हमने, है ना। अभी इसको कवर किया है भाई, कहाँ कौन सी नदी में? तो भागीरथी नदी में है। कौन सी नदी में है ये? भागीरथी नदी में है। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ये प्रीवियस वीडियो में कवर्ड है भाई, इसी सीरीज के फर्स्ट पार्ट में है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? हमको बताना है डिफिकल्टी लेवल कैसा है भाई, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वन वेब कॉन्स्टिलेशन ऑपरेट्स इन लियो पोलर ऑर्बिट। वन वेब कॉन्स्टिलेशन जो है वो किस में, कहाँ पे ऑपरेट करता है? वन वेब कॉन्स्टिलेशन जो है वो लियो पोलर ऑर्बिट में ऑपरेट करता है क्या? और लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट करता है क्या वन वेब कॉन्स्टिलेशन? बिल्कुल सही है, दी वन वेब कॉन्स्टिलेशन ऑपरेट इन दी लो अर्थ ऑर्बिट। एलियो मीन्स व्हाट? एलियो मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट। एलियो मीन्स low earth orbit. They are satellites specifically designed for earth observation from orbit, similar to the spy satellite but intended for non-military use such as environmental monitoring. ये जो सैटेलाइट्स हैं ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स नहीं होते हैं, दीज आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 107 है, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल पनिशमेंट। हमको बात किसकी करनी है? बात करनी है कैपिटल पनिशमेंट की। ये कैसा क्वेश्चन है भाई? मॉडरेट क्वेश्चन है, हमको बताना है करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ डेथ सेंटेंस इटसेल्फ हैव बीन अपहेल्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द KM ननवांती वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961 के केस में। ये गलत है, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है डेथ सेंटेंस का उसको अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट में इन बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस, इन दी बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब case of 1982. The law commission had suggested that mode of execution should be left to the discretion of judge who should hear the convict on the question before passing an order. बिल्कुल सही है, जो 108 लॉ कमीशन था उसने बोला कि देखो भाई, मतलब 108 रिपोर्ट जो था 203 में लॉ कमीशन का, उसने बोला कि देखो जो एग्जीक्यूशन का जो तरीका है वो जज पे देना चाहिए, जज को देना चाहिए, वो जो ज़्यादा अच्छा समझेगा भाई कंडीशन किसने, कौन सा क्राइम कितना बड़ा है। सो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हमको बात करनी है SDRs की, हमको बात किसी करनी है स्पेशल ड्राइंग राइट्स की। क्वेश्चन कैसा है भाई? डिफिकल्ट है। आफ्टर द US डॉलर RMB हैज़ द लार्जेस्ट वेटेज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ SDR। US डॉलर के बाद यूरो है, नॉट दी रेनमिनबी। रेनमिनबी कौन से देश की करेंसी है यार? रेनमिनबी जो है चाइना करेंसी है, ठीक है ना। लार्जेस्ट शेयर क्या है US डॉलर के बाद? यूरो का है। SDR कैन बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय इंडिविजुअल प्राइवेट एंटिटीज, मेंबर कंट्रीज, द IMF एंड सर्टेन डेजिग्नेटेड ऑफिशियल एंटिटीज कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड होल्डर्स। क्या ये सही है?
बिल्कुल सही है यार, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज़ नॉट। ओके, बिकॉज इनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स हेल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स इनको हेल्ड नहीं कर सकते एसडीआर्स को, तो दिस इज इनकरेक्ट, पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा। IMF रिव्यू दी SDR बास्केट एवरी 5 ईयर, बिल्कुल सही है। और अर्लियर इफ वारंटेड टू एंश्योर दैट इट रिफ्लेक्ट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसीज इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। सो फर्स्ट सेकंड ऐसे ही गलत था, तो ये आंसर क्या होना था, 3 ओनली, बट ऑप्शन यहाँ पे नॉन भी है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर एक्सटेंडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो प्रिविलेज है वो किसको किसको दिया गया है, एडवोकेट जनरल को, बिल्कुल सही है ना, एडवोकेट जनरल को बिल्कुल सही है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल्कुल सही है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को यस, चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट गवर्नर को ये प्रिविलेज नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्या सही है, उससे बेहतर इंपॉर्टेंट था कि गवर्नर को ये प्रिविलेज नहीं दिया गया है, याद रखना। सो आंसर हो जाएगा सी, हमसे करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 110 है, ओगाडेन रीजन हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच कंट्री। जो ओगाडेन रीजन है वो किसके बीच का लड़ाई का कारण है, ठीक है, किसके बीच का लड़ाई कारण है, कौन सा, ओगाडेन रीजन। ओगाडेन रीजन कौन से देश के बीच में लड़ाई कारण है, इथियोपिया एंड सोमालिया। इथियोपिया एंड सोमालिया के बीच में लड़ाई कारण है क्या, ओगाडेन रीजन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 111 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बस्टर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, कौन कौन से बस्टर्ड स्पीसीज हैं जो कि इंडिया के फाउंड होते हैं। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी था, तो आप समझ लेना जरा, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं टेस्ट सीरीज में यहाँ से। ठीक है, तो इंडियन बस्टर्ड भी अपने पास एक बस्टर्ड स्पीसीज है, लेसर फॉलिकन भी है, मक्वीन बस्टर्ड भी है, सैंड ग्रूज भी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सैंड ग्रोज इज नॉट अ बस्टर्ड स्पीसीज, आंसर हो जाएगा बी। सैंड ग्रूज क्या है यार, है ना, बंगाल फ्लोरिकन है, सैंड ग्रूज नहीं है, बिकॉज सैंड ग्रूज इज व्हाट, इट इज अ ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड स्पीसीज, नॉट इट इज नॉट अ बस्टर्ड स्पीसीज, बस्टर्ड मतलब उड़ने वाले, सो इट इज अ ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड स्पीसीज। ओके, सो 112 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द परिवेश स्कीम आर ट्रू। परिवेश स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमारे पास देखो जितने भी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखेंगे ना, आपको सब चीज़ सुने लगेंगे अगर आपने थोड़ा मोड़ी पढ़ाई किया है तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस आर द वे टू गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड नो वन। कौन बोलता है रिविजन, भाई रिविजन करना भी जरूरी है, लेकिन रिविजन किस चीज़ का करना है इसको पता होना चाहिए, तो जिस चीज़ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसका रिविजन ज़्यादा करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू परिवेश स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, परिवेश स्कीम की बात करनी है, ट्रू बताना है। लेवल कैसा है वो, इसका लेवल कैसा है, इसका लेवल है मॉडरेट, इसका लेवल कैसा है मॉडरेट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं। इट इंक्लूड अ सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड सिंगल साइन इन फॉर ऑल टाइप ऑफ क्लियरेंस लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड CRZ। परिवेश पोर्टल जो है वो सिंगल साइन इन का ऑप्शन प्रोवाइड करता है हमको, है ना, सिंगल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ और CRZ क्लियरेंस के लिए। दिस सिस्टम हैज़ बीन डिजाइन, डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। साफ गलत है भाई, ये चीज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कहाँ आ गया, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकंड को तो ऐसे ही हटा सकते हो, तो 1 तो ऐसे ही हो जाएगा। इट ऑफर अ फ्रेमवर्क टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ई गवर्नेंस। क्या ई गवर्नेंस की बात होती है इसके अंदर, बिल्कुल सही है, ये स्ट्रेंथन करेगा ई गवर्नेंस को, बिकॉज हम 1 साइन इन पोर्टल बना रहे हैं ना भाई। सो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 113 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमको बात किसकी करनी है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की, NPCA की बात करनी है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है इनकरेक्ट, याद रखना। दी NPCA इज अ कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर लेक ओनली। क्या इसमें सिर्फ लेक आते हैं, नो, इसमें लेक के साथ वेटलैंड्स भी आते हैं। ओके, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
जो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम सिस्टम है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यस। अब पूछना समाज तो जाए तो आपको समझ लेना कि मैक्सिमम चीज़ें जो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर होती है, कुछ चीज़ें जो कि सेंट्रली सेक्टर होगा वो बहुत कम क्वेश्चन होंगे और आपको चीज़ें मैक्सिमम चीज़ पता रहेगी, जैसे कि हमने पिछली क्वेश्चन में देखा था। ओके, सो it is a central sector scheme or centrally sponsored scheme. It is a centrally sponsored scheme implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and cover various activities such as interception, diversion and treatment of wastewater, shoreline protection and lake front development. तो ये सही हो जाएगा कट, हम इन कट हमसे पूछा है भाई, इन कट पूछा, इन कट हो जाएगा फर्स्ट, इन कट का जगह फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनिटरिंग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनिटरिंग, हमको बात किसकी करनी है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनिटरिंग आर्सेनिक लेवल इन वाटर सप्लाइड थ्रू जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन के थ्रू हम लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं आर्सेनिक लेवल का, उसके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है। इन इंडिया द करंट लिमिट स्पेसिफाइड फॉर टोटल आर्सेनिक इज, मतलब कितना लिमिट है इंडिया के अंदर टोटल आर्सेनिक का, 0.01 मिलीग्राम है, नॉट 0.1 मिलीग्राम, इट इज 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड है जल जीवन मिशन वॉज स्टार्टेड इन 2016 विद द एम टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। जो जल जीवन मिशन है उसको 2019 में लॉन्च किया गया था, 2016 में लॉन्च नहीं किया गया था। जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है भाई फर्स्ट सेकंड, इनका तो आंसर से कैसे हो जाएगा, आंसर तो वैसे भी थर्ड ही हो जाएगा। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कैन कॉज कैंसर एंड स्किन लीजन। क्वेश्चन नंबर 115 है मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज कॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन जो होता है माइंस के अंदर, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन जो होता है माइंस के अंदर वो क्यों होता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेवल है मॉडरेट। ठीक है, कौन कौन सी गैस आपस में जब मिल जाती है तो क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। तो जब मीथेन एयर के साथ मिक्स जाता है, ठीक है ना, जब मीथेन एयर के साथ मिक्स हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन हमको देखने को मिलता है माइंस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 116 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस टैग। ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस टैग की बात करनी है अपने को। सो क्वेश्चन कैसा है भाई, क्वेश्चन कैसा है उसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग की बात करनी है, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है। इन 2018 द यूरोप्ड एक्सपर्ट कमिटी चेयर्ड बाय फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपालस्वामी recommended a list of institution for consideration of the that is Institute of Eminence tag। बताओ भाई, बिल्कुल सही है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो टैग है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिकमेंड किया था। एंड टू गेट द स्टेटस द इंस्टीट्यूट शुड बी अमॉन्ग द टॉप 100 ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, और टॉप 500 इन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रैंकिंग। गलत है, ये टॉप 50 में होना चाहिए। ठीक है, NIRF के टॉप 50 में होना चाहिए। ओके, सो यहाँ तक तो सही है, बट ये वाला गलत हो जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस टैग। ओके, क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसमें एलिजिबल नहीं है? गलत है भाई, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम क्वेश्चन है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का लेवल कैसा है? मॉडरेट। द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2020। देखो ये किसके साथ रिलेटेड है? मनरेगा के साथ रिलेटेड है। और इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। बिल्कुल सही है। NMMS ऐप परमिट्स टेकिंग रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स एट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट वर्क साइट अलॉन्ग विद जियो टैग्ड फोटोग्राफ। बिल्कुल सही है, रियल टाइम अटेंडेंस लेता है, साथ ही साथ जियो टैग्ड फोटोग्राफ भी लेता है ये। ओके, थर्ड है यूनियन गवर्नमेंट हैड मेड डिजिटली कैप्चरिंग मनरेगा अटेंडेंस यूनिवर्सल फ्रॉम जनवरी 1, 2023 थ्रू NMMS। बिल्कुल सही, इसके बहुत ज़्यादा
जिसके वो आ रहे थे ड्रॉबैक कि बहुत सारा इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं होता, गांव वाले एरिया में मोबाइल नहीं होता उनके पास, तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, उसके रेफरेंस में न्यूज़ में था, और इसीलिए हमसे क्वेश्चन पूछा है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे तो सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की, ठीक है। और लेवल कैसा, इजी है भाई। The Delimitation Commission is appointed by the Prime Minister of India and work in collaboration with the Election Commission of India। समझना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर किसी की चीज़ को अपॉइंट करेगा क्या यार नहीं भाई, प्रेसिडेंट है यार। कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं होता इस चीज़ों पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अंडर आर्टिकल 170 द पार्लियामेंट इनैक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। इट इज़ नॉट अंडर आर्टिकल 170, इट इज़ अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिलिमिटेशन कराता है आर्टिकल 82 के अंदर, ठीक है, एवरी सेंसस। सो दिस इज इनकरेक्ट। फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट बाय द डिलिमिटेशन कमीशन, ओके, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज था वो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, इट इज बाय द प्रेसिडेंट। थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा है क्या, ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 119 है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वो सब चीज़ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं यार। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में बात करना है, इजी क्वेश्चन है। इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विस टू मेक कैशलेस पेमेंट फास्टर, इजियर एंड स्मूथर। बिल्कुल सही है, IMPS का एक एडवांस वर्जन है ये। NPCI लॉन्च UPI विद 21 मेंबर बैंक्स इन 2016। बिल्कुल सही है, NPI ने UPI लॉन्च किया था। NPCI ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2016 में 21 मेंबर बैंक के साथ। NPCI, an umbrella organization for operating retail payment and settlement system in India, is an initiative of the Reserve Bank of India and the Indian Bank Association। ये भी सही है। जो NPCI है वो किसने मिल के लॉन्च किया, RBI ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर लॉन्च किया। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे D 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 120 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, 2018 में आ चुका है, लेवल है डिफिकल्ट। क्या बोलता है, ट्रेडिशन की बात करनी है, कौन से कम्युनिटीज़ में ये ट्रेडिशन है, तो इससे हमको समझ लेना है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है। चलहिला साहिब फेस्टिवल, चलिहा साहिब फेस्टिवल जो है, चलिहा साहिब फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल, चलिहा साहिब फेस्टिवल सिंधीज का फेस्टिवल है। बिल्कुल सही है, सिंधीज का फेस्टिवल है चलिहा साहिब फेस्टिवल, जो कि जुलाई अगस्त के सीजन में ये सेलिब्रेट करते हैं। एंड नंदा राज जात यात्रा जो है वो गोंड्स का फेस्टिवल है क्या, नो, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ, इट इज द फेस्टिवल ऑफ नंदा जात यात्रा इज द फेस्टिवल उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर गोंड्स होते नहीं हैं। वरी वारकरी जो है वो सांथाल्स का फेस्टिवल है क्या, नो, इट इज फेस्टिवल और कम्युनिटीज़ जो महाराष्ट्र के कम्युनिटीज़ हैं वो इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ओके। सो करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। हमको बात किसकी करनी है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी की बात करनी है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, डिफिकल्ट। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MHRD का एक इनिशिएटिव है क्या, नो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, कैनरा बैंक और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक जॉइंट वेंचर है ना, कैनरा बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वही है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट,
सेकेंड है ऑल द सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी एलिजिबल टू ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। बिल्कुल सही है, जितने भी सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं किसको, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी को। फॉर ज्वाइनिंग अ मेंबर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट एग्री टू escrow a specific amount from their internal accrual for a period of 10 year to the HEFA। देखो ये 10 ईयर नहीं है भाई, ये 5 ईयर्स है। ये 5 ईयर्स के लिए हमको हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी को देना पड़ता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या, नो। हमसे पूछा तो स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सी, तो आंसर क्या हो जाएगा 121 का, 121 का हो जाएगा ओनली वन इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे सही क्या है, यहाँ पे देखो ये 10 ईयर्स के लिए नहीं है, 5 ईयर्स वाला दूसरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी के लिए जो उसको जो समय देना पड़ता है, कितने समय पैसे देना पड़ता है, वो 10 ईयर्स है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 182 है कंसिडर दी फॉलोइंग विद रिगार्ड टू FCRA। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया भाई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आ गया, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। FCRA वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1976। क्या इमरजेंसी के दौरान इसको लागू किया गया था? amid apprehension that foreign power were interfering in India's affair by pumping money into the country through independent organization। बिल्कुल सही है। FCRA requires every person or NGO seeking to receive foreign donation in their State Bank of India account only। FCRA में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट जो है उसी पे पैसा ले सकता है। बिल्कुल सही है, जो कि दिल्ली ब्रांच हो। FCRA registration is valid for 3 years। नो, इट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। जो 5 ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया था गलती से, वो ये वाला आ गया था, ठीक है ना। सो ये सॉल्व करते समय आ गया था ना, इसीलिए। सो FCRA रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने समय के लिए वैलिड है? इट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर एंड NGO आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूएबल विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है ना। विद इन 6 मंथ इसको फिर से क्या करना पड़ता है, एक्सपायरी के बाद इसको अप्लाई करने के लिए, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सो सेकेंड थर्ड इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1 and 2 ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लेवल कैसा है क्वेश्चन का, मॉडरेट। हमको बताना क्या है, करेक्ट। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी of the government of India responsible for enforcing the Competition Act of 2002। it was duly constituted in March 2009। बिल्कुल सही है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना, बिकॉज ये नियम से बनाया गया, दैट इज कंपटीशन एक्ट 2002 से बनाया गया है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट रिप्लेस द कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल विथ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये भी सही है। सो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 184 है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ए स्कीम लॉन्च बाय विच द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसको लॉन्च किस मिनिस्ट्री के अंदर किया गया था? इसको लॉन्च किस मिनिस्ट्री के अंदर किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किसको लॉन्च किया गया था? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड PDS सिस्टम। वन 125 है, विच द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली कंसिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। कंसिक्वेंस कौन सा नहीं है किसका? प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी का। प्रीवियस क्वेश्चन है भाई। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, ठीक है। लोकल बॉडीज का डिसोल्यूशन नहीं होगा, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी नहीं होगा, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिमूवल हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो चले जाएंगे, बट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा एंड लोकल बॉडीज का भी डिसोल्यूशन नहीं होगा। तो नॉट नेसेसरली डन, सो 1 and 3 इज नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम था एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो एक्सक्लूसिव फंक्शन होगा वो प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाएगा, इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस खत्म कर दिया जाएगा। बट जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो नियम बनाने का काम है तो बनाते रहेगा, लोकल बॉडीज भी चलते रहेगा, नॉट नेसेसरली वो डिसॉल्व होगा।
क्वेश्चन नंबर 126 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सीबीसीबी। हमको बात किसकी करनी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करनी है, सीपीसीबी की बात करनी है। तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। बिल्कुल सही है, जो वाटर प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंदर यहाँ पे इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इट कलेक्ट कंपाइल्स एंड पब्लिशेस टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटिंग टू वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड मेजर डिवाइस्ड फॉर देयर इफेक्टिव प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एबेटमेंट। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 127 है, अंडर दी नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP। हमको बात किसकी करनी है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की बात करनी है। क्या पूछा है हमसे, पूछा है which of the following are air pollutant which has been identified for regular monitoring at its location। ठीक है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम में हमको बताना है कि कौन कौन से चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। PM10 PM2.5 है, बिल्कुल सही है। ओजोन है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, या बिल्कुल सही है। 127 का है, सब हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 है ना, 127 का हो जाएगा सब। रुकिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड? नो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो किसके अंदर नहीं आता, नेशनल, देखो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है, बट देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है और ओजोन जो है वो नहीं आते, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ओजोन जो है वो नहीं आते, किसके अंदर नहीं आते, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर ओजोन नहीं आता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आता है ना। AQI के अंदर जो है ना वो 8 आते हैं, बट वो AQI ने हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बारे में। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आता है हमारे पास 2 3 4 5 ओके। PM10 आएगा, PM2.5 आएगा, SO2 NO2 आएगा। PM10 PM2.5 NO2 SO2 ये किसके अंदर आता है, ये आता है नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर। विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बात किसकी करनी है, ICJ की बात करनी है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट, लेवल कैसा है क्वेश्चन का, डिफिकल्ट, लेवल क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्ट है। The court settle legal dispute between nation and between individuals in accordance with national law, in accordance with international law। गलत है भाई, लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय द स्टेट एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियन। ठीक है, ये जो है ना इंडिविजुअल के बीच में डिस्प्यूट को सेटल नहीं करता। द सीट ऑफ द कोर्ट इज एट द पीस प्लेस इन द न्यूयॉर्क। इसका पीस प्लेस कहाँ पे है भाई, पीस प्लेस है ह्यूज के अंदर, जो कि नेदरलैंड में है। ह्यूज एक जगह है जो कि कहाँ पे है, नेदरलैंड के अंदर। इट इज़ नॉट इन न्यूयॉर्क, इट इज़ इन ह्यूज नेदरलैंड। द जज आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, येस द जज आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। सो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे C, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे C। क्वेश्चन नंबर 129 है, दी 38 पैरेलल फ्रीक्वेंटली इन यूज डिमार्केट्स। जो 38 पैरेलल्स है वो क्या डिमार्केट करते हैं, 38 पैरेलल्स जो हैं वो क्या डिमार्क करते हैं, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बाउंड्री डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बाउंड्री डिटरमाइन करते हैं 38 पैरेलल्स। नाउ 130 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स of the Indian National Congress in a series of article entitled न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ठीक है, तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के अंदर किसने क्या किया था, सिस्टमेटिक क्रिटिक किया था, है ना, मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, ये हमको 2008 में पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास अरविंदो घोष ने क्या किया था, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये क्रिटिक था किसका, अरविंदो घोष का। ओके, दिस इज अबाउट 130 क्वेश्चंस यार। तो सबसे पहले तो बार बार बनाना है इन क्वेश्चन को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, CBCP है, सारे मैक्सिमम टॉपिक 4-5 मंथ का आप कवर करेंगे, हम यहाँ पे पूरा 12 मंथ कवर करेंगे।
तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।